मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाले होते, कि ऊपर गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, किस अधिकारी को गया, किस मंत्री को गया। कई महिलाओं ने उन पर और आरोप लगाए और आज सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे उमंग सिंगार जी दूसरों पर आरोप लगाते हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे घोटालों और सरकार की चुप्पी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में घोटालों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और विधानसभा में इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सिंघार ने विशेष रूप से परिवहन घोटाले का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि इसमें मंत्री, अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत है। हर साल 1500 करोड़ रुपए की अवैध वसूली होती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार इन घोटालों को दबाने में लगी हुई है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं हुई है। उमंग सिंगार यही नहीं रुके, बल्कि उमंग सिंगार ने जो आरोप लगाए, आप सुनिए किस पर क्या आरोप लगाए। हमारे साथ में हमारे हेमंत कटारे जी डिप्टी लीडर, हमारे पीसीसी से कोऑर्डिनेट करते थे पीसीसी सीएलपी विधायकों के राजा बघेल जी। निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर मोदी जी हमेशा कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, और अभी ग्लोबल मीट में आ रहे हैं, तो जीरो टॉलरेंस मध्य प्रदेश में है कि नहीं, आने के पहले मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता को। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, अगर आप भ्रष्टाचार ना हो इसकी बात करते हो, तो आपको आने के पहले मध्य प्रदेश में भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाले होते, कभी सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती, विधानसभा में चर्चाओं में नहीं लाना चाहती, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार इन घोटालों को बचाना चाहती है और इसमें कई अधिकारी, कई मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं उनको बचाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव की सरकार है। आप समझते हैं कि ये आपने सौरभ शर्मा जी की, आपको पता ही है पूरी कहानी, एक बहुचर्चित परिवहन घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन सौरभ शर्मा को सिर्फ पकड़ा गया और जांच पे लीपापोती की जा रही है। क्या सौरभ शर्मा के पास जो डायरिया मिली, जो कागज मिले, जो बयान दिए, उनसे जितने भी आपने आज तक पूछताछ क्यों नहीं करी? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सरकार के मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो या अधिकारी हो, इसमें लिप्त ये स्पष्ट होता है। और मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, तो सौरभ शर्मा की जो भ्रष्टाचार की आंख जल रही है, इसमें आप हाथ डालने से क्यों बचते हो? क्या आपके हाथ झुलस जाएंगे? क्या आपके लोगों के हाथ झुलस जाएंगे? अगर आपका ईमान है, आपकी नीयत साफ है, तो इस पे मेरा सोचना है कि कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, 19 दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा लोकायुक्त की छापा पड़ा। 41 दिनों के बाद 28 जनवरी को उनकी कथित गिरफ्तारी हुई। सौरभ शर्मा किस देश में रहे, किस प्रदेश में रहे, किसने शरण दी, किसने खाने की व्यवस्था कराई, इसके बारे में सरकार और जांच एजेंसियां नहीं बता पाई। फोन कॉल की डिटेल अभी तक सामने नहीं आई। नहीं तो सामान्यतः कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है, उसकी सीडीआर की सबसे पहले पुलिस लेती है और सामने दिखाती है। तो ऐसा क्या है फोन सौरभ शर्मा के फोन के अंदर? ऐसे किसको कॉल करता था, किसका रैकेट था, कौन मंत्री चलाते थे? अगर ये बात सामने अगर आए, जांच एजेंसी लाए, तो मैं समझता हूं कि कई मंत्री, कई अधिकारियों की कुर्सियां हिल जाएगी, गिर जाएगी।
उमंग सिंगार ने कहा सौरभ शर्मा से मिले महत्वपूर्ण दस्तावेज की अब तक कोई जांच नहीं की गई है और उनकी गिरफ्तारी भी 41 दिन बाद की गई। इससे यह सवाल उठता है कि क्या जांच के दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सिंगार ने कहा सौरभ शर्मा के फोन का CDR जारी नहीं किया गया जो इस घोटाले में शामिल बड़े नेताओं और अधिकारियों के नामों का खुलासा कर सकते हैं। कैसे मिनिस्टर हो ना जमीनें खरीद रहे करोड़ अरबों रुपए की। इस बारे में कई लोगों ने अपनी बात कही लेकिन सामने जांच इनसे छुपाती रही। सौरभ शर्मा के साथ नरेंद्र भदौरिया परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1, गौरव पाराशर परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1 जो वर्तमान में पदस्थ है, हेमंत जाटव परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 2, धनंजय चौबे परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1। ये चारों परिवहन आरक्षक चेक पोस्टों का ठेका लेते थे। इन्हें अभी तक कोई जांच और पूछताछ क्यों नहीं गई जांच एजेंसी ने? तो ये स्पष्ट होता है ना इनके मोबाइल नंबर इनके ना कॉल की CDR की रिपोर्ट निकाली गई। जो लोग खुलेआम पूरे प्रदेश में ठेका चला रहे थे, महीने का 150 करोड़ रुपए यानी साल के लगभग 1,500 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे। इस पे ये पैसा क्या इन आरक्षकों के पास रहा कि ऊपर गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, किस अधिकारी को गया, किस मंत्री को गया? इसके बारे में जांच एजेंसियां चुप है और मोहन सरकार चुप है। तो कैसा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मोदी जी? ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कई लोग हैं। सौरभ शर्मा का एक और प्राइवेट सहयोगी अजय रावत जिसका मोबाइल नंबर 9009271173 है जो कि डबरा का रहने वाला है। उसका काम चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का था। उसके साथ क्या कनेक्शन थे? जब साथी था सौरभ शर्मा का, जांच एजेंसियों ने इनको क्यों नहीं उठाया, इनसे क्यों नहीं बात करी? मैं समझता हूं कि सारी डीलिंग तत्कालीन मंत्री थे उस समय गोविंद सिंह राजपूत, जो उनके बंगले पे संजय श्रीवास्तव के ऑफिस में होती थी। तो ये सीधा एक पूरे तार जुड़े हुए परिवहन मंत्री से। सौरभ शर्मा ने भी बताया लोकेश शिवदासन जो कि हवाला का काम करता था, उसके साथ सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव एक ड्रोन कंपनी चलाते थे जो रायको बायोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। में बिजनेस पार्टनर भी है। इस कंपनी को हाल में दिल्ली में एक्सपो में डेमो भी प्रदर्शित किया गया। तो संजय श्रीवास्तव, पत्नी श्वेता श्रीवास्तव कि लोकेश शिवदासन कंपनी में जो पार्टनर है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सौरभ शर्मा और संजय श्रीवास्तव के क्या तार थे, ये भी आपको स्पष्ट होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोविंद राजपूत जी ने कई जमीनें खरीदी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए 2019 से लेकर 2024 के बीच में खरीदी। स्वयं ने अपनी पत्नी स्वयं के नाम सविता सिंह, पुत्र आकाश सिंह, पुत्र आदित्य सिंह के नाम पर सागर शहर में तिली माफी, बसिया भांसा, कनेरा देव, भोपेल केरावादा, मारा मालिया, पथारिया जाट, मेन पानी, साथ ही सागर में लगे जैसी नगर, झीला, नरियावली, खुरई, बिलैया, जेरई में 150 एकड़ से अधिक भूमि खरीदी गई जिसका बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपए है। ये स्पष्ट होता है कि गोविंद राजपूत जी ये रजिस्ट्रियां है पूरी कि 2019 से लेकर 24 तक आपने ये सब चीजें खरीदी है। ये इसके सबके प्रमाण है। मैं आपको इसको पेन ड्राइव में आपके व्हाट्सएप पे पूरी इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। सिंगार ने गोविंद राजपूत पर गंभीर आरोप लगाते हुए उमंग सिंगार ने कहा कि वह इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं और
उन्हीं के कार्यालय में सारी डीलिंग्स होती है। उन्होंने यह भी कहा कि राजपूत ने 2019 से 2024 तक अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। गोविंद राजपूत द्वारा 134 करोड़ की संपत्ति को 2023 में शपथ पत्र में छुपाए जाने का भी खुलासा किया गया। तीसरा ये है कि जो दिल्ली में आपने मल्टी बताई है, उसमें आपने बताया मार्केट में उनकी कीमत 12 करोड़ रुपए है, तो इनने 2 करोड़ रुपए में जो सौदा किया है, तो क्या राजस्व को भी इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया? आपको क्या लगता है? ये तीनों सवाल। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा इस पे आपसे ये कहना है, सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे या जिन आरक्षकों के नाम लिए मैंने, इन सबका तार है, सबके जुड़े हुए, और इन्हीं के नाम पर 2019 से 24 में गोविंद राजपूत ने 1,500 से 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां खरीदी है कुल। हाँ, ये 1,500 से 2,000 करोड़ की बाजार मूल्य की, इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे तो आप 3 साल के अंदर गोविंद राजपूत ने किस प्रकार से आरटीओ के पैसे का भ्रष्टाचार किया। सिर्फ सौरभ शर्मा के नाम पे एक केस बंद नहीं हो सकता। जो इसमें लोग लिप्त है उन पे पूरी जांच एजेंसी क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहती है। तो रही पे आपने दिल्ली की प्रॉपर्टी की बात कही, तो दिल्ली की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां एक ही इसमें, ये इससे स्पष्ट होता है कि संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, सभी जितने भी लोग हैं, तुमराम, ये लोग अगर एक ही मल्टी में पूरी मल्टी खरीद रहे तो इनका सबका जॉइंट वेंचर है, गठबंधन है, जब ये लोग सौरभ शर्मा के साथ पूरी कड़ी है। सिंगार यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानवीर समिति के नाम पर दान की आड़ में जमीनों की हेराफेरी की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पैसों की अवैध वसूली था। गोविंद राजपूत और उनके बिजनेस पार्टनर्स ने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में भी जमीनें खरीदी, जो इस रैकेट में बड़े पैमाने को दर्शाता है। साले की पत्नी, भाइयों, रिश्तेदारों के नाम से भोपेल, लुहारी, दमोह जिले में देवार, नासा, पथरिया में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी, जिसका बाजार मूल्य 200 करोड़ है। आपको मैंने पेन ड्राइव के अंदर फ्लैग वाइज दिया, किस इसमें फोल्डर में क्या है, ये फ्लैग भी, इसके अंदर इनके पूरी रजिस्ट्रियां आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं। इसके अलावा कई जमीनें जो सिंचित थी, उनको जब रजिस्ट्री कराना रहती है कम भाव में, तो असिंचित के नाम से तहसीलदार से इन्होंने उस जमीनों को असिंचित कराया। उसके आदेश की कॉपी में मैं आपको दूंगा। उसके पीछे लाखों रुपए स्टाम्प ड्यूटी के बचाए गए, शासन को हानि हुई। ये फ्लैग सी के अंदर जानकारी है, ये भी आपके फोल्डर पे है, ये मैं भी आपको देना चाहूंगा आदेश के साथ। गोविंद राजपूत जी 2023 के घोषणा पत्र में 53 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति की घोषणा नहीं की गई, जिसकी 134 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा आपने उसमें नहीं दिया शपथ पत्र में। उसकी आपको जानकारी आपके फोल्डर में फ्लैग डी में इसकी भी रजिस्ट्रियां है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। साथियों, इसके अलावा भी नहीं रुके वो, अपनी काली कमाई को एक फर्जी समिति के द्वारा कैसे 1 नंबर में किया गया। इन्होंने एक बनाई ज्ञानवीर सेवा समिति। इस समिति में गोविंद राजपूत की पत्नी सविता सिंह अध्यक्ष और पुत्र आकाश सिंह सचिव बनाया गया। कैसे इसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे दिए गए, किस कंपनी ने दिए, और दान के नाम पर वो जमीनों अपने ससुर के या अपने रिश्तेदार के नाम जमीन दान करवा रहे, उसी को पैसे दिलवा रहे समिति से। इन्हीं के पत्नी अध्यक्ष, इन्हीं के पुत्र सचिव, तो ये ऐसा कैसा दान, उसकी जानकारी फ्लैग ई के अंदर पूरे ये है। कमलेश बघेल, पत्नी शिवान डेवलपर्स वगैरह जो इनके सबके नाम है, जो सारा ग्रुप की जमीन क्रय की गई, कई इसकी रजिस्ट्री भी मैं आपको उस पेन ड्राइव में उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये बेनामी संपत्तियां जो इनके बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल, प्रतिभा सिंह बघेल, कंपनी शिवांश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सागर में बहुत चीजें सारा की बेशकीमती जमीनें खरीदी गई। 100 एकड़ से अधिक भूमि की क्रय की गई, जिसका बाजार मूल्य 600 करोड़ से अधिक है।
जिसमें गोविंद राजपूत का पैसा लगा। इसके साथ इसके आपको रजिस्ट्रियों के इसके कागज में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ फ्लैग ऐप में। और कुछ जमीन जो इनने कमलेश बघेल के नाम पे खरीदी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कसरण अंबर फ्लैग जी गोविंद राजपूत की अब आप सब कड़ियां इसलिए है कि जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी किसी को। दिल्ली में गोविंद राजपूत ने सबसे पास कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में 177 बिल्डिंग का 3rd फ्लोर टेरिस संजय श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के नाम से 1 अप्रैल 2024 को 2 करोड़ में क्रय किएगा, जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ रुपए। उसी बिल्डिंग में A77 में तुमराम जो RTO वाला था, उसकी पत्नी वीरेश कुमार तुमराम ने ग्राउंड और बेसमेंट दिनांक 26 मार्च 2024 को 2 करोड़ में किया गया, जिसकी 12 करोड़ रुपए मूल्य है। और उसी बिल्डिंग में संजय डांडे जो इनके खास संजय श्रीवास्तव गोविंद राजपूत के बिजनेस पार्टनर संजय डांडे, उसी बिल्डिंग में उनके द्वारा बिल्डिंग का 1st फ्लोर दिनांक 7 मार्च 2024 को 3 करोड़ में किया गया, जिसका बाजार मूल्य 15 करोड़ है। केंद्रीय मंत्री को हर बार 2 करोड़ रुपए देने का आरोप भी सिंघार ने लगाया। सिंघार ने यह आरोप भी लगाया कि परिवहन विभाग से एक मंत्री यानी कि एक केंद्रीय मंत्री को हर महीने 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जो घोटाले की गंभीरता को और भी बढ़ाता है। साफ बयान ये है कि उमंग सिंगार ने कहा कि इस घोटाले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी होता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले की शिकायत सौंपेंगे। उनका कहना है कि इस घोटाले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए ताकि सही तथ्यों का खुलासा हो सके और जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा मिल सके। क्या आपके गोविंद सिंह राजपूत ने ही करा है, क्योंकि आपके पड़ोस में ये बार-बार भूपेंद्र सिंह का जिक्र करते हैं कि भूपेंद्र सिंह भी इसके लिए इन्वॉल्व है। देखिए, मैंने पूर्व में शुरुआत में कहा था, चाहे पूर्व मंत्री हो, भूपेंद्र सिंह हो, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, सरकार को स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए जांच एजेंसियों के पास जो रिकॉर्ड है कि कौन कौन इस घोटाले में। तो स्पष्ट करे सरकार क्यों बचाना चाहती है, स्पष्ट करे। गोविंद सिंह को क्यों बचाना चाहती है, भूपेंद्र सिंह को क्यों बचाना चाहती है, बताए सरकार। केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए। केंद्रीय मंत्री का आपने बोला है कि केंद्रीय मंत्री को पैसा जाता था, उनका नाम क्या है? सौरभ शर्मा ने जांच एजेंसियों को सब चीजें बताई है। आपको पता है जी। मैं जांच एजेंसी अगर नहीं बताएगी, अगर नहीं खुलासा करेगी तो जब बताऊं। अभी आपको पता है कि नहीं पता है सर? मालूम है, मैंने बोला बाद में बताऊंगा। जब तरह खुलासा कर दिया तो ये नहीं कर दीजिए ना सर, कौन सा? देखिए, ऐसा है कि जांच एजेंसी अपना कर्तव्य निभाती की नहीं कि ये सरकार मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य निभाते की नहीं। हम उस दिन पत्र देंगे, जानकारी देंगे प्रधानमंत्री जी को, हम समय मांग रहे हैं। अब देखते समय देते ही कि नहीं, 0 टॉलरेंस को लेकर शिकायत करेंगे, उनमें किन किन बातों का जिक्र होगा, क्या केंद्रीय मंत्री का उसमें ये मैं आपको बता भी होगा और अब तक कितने सालों में परिवहन घोटाला कितने सालों से मध्य प्रदेश। देखिए, मेरा कहना है कि प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं, अच्छी बात है, इन्वेस्टर मीट हो रही है, ग्लोबल मीट हो रही है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन क्या इस मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है? इसके अंदर क्या जो उद्योग अभी जो है, उद्योग व्यापारी है जो काम कर रहे हैं, वो कितने परेशान हैं, उनके साथ किस प्रकार से पैसे वसूल हो जाते हैं। क्या वहां पे आप 0 टॉलरेंस करेंगे? तो हम चाहते हैं कि 0 टॉलरेंस रहे, तो स्वागत है उद्योग यहाँ पे आए। उमंग सिंगार के लगाए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने क्या कहा, ये भी सुनिए। नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंगार के द्वारा पुनः चरित्र हनन का और झूठ का झुंझुना बजाने का कुत्सित प्रयास किया गया और हास्यास्पद और विरोधाभासी है कि जो उमंग सिंगार स्वयं विभिन्न आरोपों से घिरे हों, वो आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि ये वही उमंग सिंगार हैं जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान अपने ही मंत्रालय में खरीद फरोख्त, ट्रांसफर, पोस्टिंग ऐसे अनेकों मामलों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी थे। ये वही उमंग सिंगार हैं
जब झारखंड के ये प्रभारी सचिव बने तो वहां पर टिकट बेचने के इन पर आरोप लगाए गए और ये जो आरोप थे ये स्वयं कांग्रेसियों ने लगाए इन पर। इसके बाद राहुल गांधी ने एक जांच भी की जिसमें ऐसा बताया जाता है कि आरोप इन पर सिद्ध हुए। ये वही उमंग सिंगार है जो कभी अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शराब माफिया, रेत माफिया, ब्लैकमेलर बताते थे और आज उनके साथ ही मंच साझा करते हैं। वैसे मैं निजी टिप्पणियां करने में विश्वास नहीं रखता हूं, पर उमंग सिंगार को याद रहे कि उन पर विभिन्न महिलाओं ने समय समय पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। एक महिला ने तो उनके स्वयं निज निवास में आत्महत्या की थी। ये समझना होगा कि वो कितनी प्रताड़ित रही हो। कई महिलाओं ने उन पर और आरोप लगाए और आज सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे उमंग सिंगार जी दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो मुझे वो शेर याद आता है कि चेहरे पर नकाब और लहजे में बदजुबानी लिए फिरते हैं, जिनके खुद वही खाते बिगड़े हों वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं।